हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हमने अब तक के फैक्टर्स देख लिए, किस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के साथ में रिमाइंडर थ्योरम देखा, फैक्टर थ्योरम देखा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम की बात की थी। वहां पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम का एक्चुअल में अगर आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं फैक्टर थ्योरम में। याद रखो बच्चों कि हम पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं और उसे जीरो बनाते हैं, जैसा कि हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में किया था। क्या आपको याद है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हमें वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही हम इस पॉलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और ये पॉलिनोमियल जब तक जीरो नहीं बन जाता तब तक हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर वो जीरो बन जाएगा दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर, अगर जीरो नहीं बनेगा तो इट इज नॉट अ फैक्टर। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, मैंने आपको हाफ सॉल्व कर दिया था और मैंने बोला था कि हाफ जो पार्ट है इसका, हाफ पार्ट या एंडिंग पार्ट है, वो आप होमवर्क कर लेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों का मुझे रिप्लाई आया कि सर वो नहीं सॉल्व हो पा रहा क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में भी उसका आंसर नहीं दिया है। तो चलो मैं उसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो हमें पता है कि x की मुझे वैल्यू ढूंढना है, x की ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिसमें ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसके लिए अब मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 0, 1, 2 अलग अलग वैल्यू पुट करके देखी थी लास्ट वीडियो में, तो ये जीरो बनता ही नहीं है। फिर हमने लास्ट में क्या किया कि हमने एक ट्रिक यूज की। कौन सी ट्रिक यूज की? जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो आंसर निकाला था वही हमने ले लिया था। क्या आंसर था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? 3x + 1 और दूसरा था 2x + 5। डू यू रिमेंबर? यही था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था कि इस टर्म को मैंने जीरो ले लिया था, 3x + 1 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ मुझे मिली थी -1/3। तो बच्चों ये -1/3 की वैल्यू पुट करके मैंने इस पॉलिनोमियल को जीरो कैसे आता है ये बताया था। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, -1/3 वाला हमने लास्ट वीडियो में देखा। और मैंने दूसरा टर्म, मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2x + 5 = 0, तो x होता है -5/2। ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो बच्चों, बहुत से बच्चों को नहीं आया, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि ये पॉलिनोमियल जीरो बनता है या नहीं बनता। अगर जीरो बनेगा दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर, और जीरो नहीं बनेगा तो इट इज नॉट अ फैक्टर। बात क्लियर हो रही है बच्चों? बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये है मेरा p(x), देखो यहाँ पर क्या है, 6x² + 17x + 5। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x की जगह पर -5/2 पुट करेंगे, पुट x = -5/2। बात क्लियर? देन p of -5/2 = 6 × -5/2 का स्क्वायर + 17 × -5/2 + 5। ओके, मैंने क्या किया कि जितनी जगह पर x था उसकी जगह पर -5/2 की वैल्यू पुट कर दी। ये तो आपको आता है। अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 6, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 × -5 प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 डिवाइड बाई 2 × 4 हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन आएगा -17 × 5 = 85, 85 डिवाइड बाई 2, प्लस यहाँ पर 5 वैसे का वैसा रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर 6 है तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, ऐसे मैं कट कर सकता हूँ। क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ? इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर p of -5/2 = देखो 3 × 25, 3 × 25 होता है 75, 25 + 25 50, 50 + 25 75। 3 बार अगर हम 25 लेते तो 75/2 आ गया। इसके आगे -85/2 + 5। देखो बच्चों, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्या वो सॉल्व होते हैं। तो देखो कैसे आएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा नीचे, 75 - 85, बाहर 5 है, उसको मैं 5 को 5 ही रहने देता हूँ बच्चों। ओके, अब देखो 75 में से 85 जाएगा, बड़ा कौन सा है? 85। तो अब माइनस साइन है तो 85 में से 75 माइनस करना पड़ेगा, बचेगा 10। लेकिन देखो बच्चों, साइन क्या आएगी? माइनस साइन आएगी।
+5 है और -10/2 का हो जाता है -5 + 5 और आंसर आ जाता है हमारा 0। तो P ऑफ -5/2 इज 0। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने बताया था इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर। इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम लिखा था। डू यू रिमेंबर कि अगर P ऑफ A 0 होता है तो x माइनस a इज द फैक्टर। अब देखो P ऑफ -5/2 0 हुआ तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, P ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x + 5/2 इज द फैक्टर। मैंने बताया था कल के लेक्चर में भी कि वहाँ पे -1/3 आया था तो x + 1/3 इज द फैक्टर। अब यहाँ पर x + 5/2 इज द फैक्टर। क्लियर है? बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम इस पे ही फोकस करेंगे, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन, और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं आप लोग अच्छे से, उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एक और डाउट क्वेश्चन आया है बच्चों से। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये भी डाउट है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि दिस शो दैट और फाइंड दैट दिस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इनका नामकरण करेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि करण कौन है और अर्जुन कौन है कि नहीं? नहीं तो करण और अर्जुन में मिक्स हो जाएंगे ना बच्चों। तो पहले करण को नाम दे देते p of x, मतलब पहली पॉलिनोमियल को हमारे x क्या नाम क्या हो जाएगा, ये p of x इज इक्वल टू x³ - x² -2 + √2 x + √2। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये क्वेश्चन देखकर ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर √2 आता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों तब आप डर जाते हो, कहीं √2 आ जाए, कहीं फ्रैक्शन आ जाए, कहीं डेसिमल आ जाए, तो वो क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व करते, सोचते ही नहीं हो और डायरेक्ट सॉल्व करते नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमारा स्टेप क्या था, चलो g of x ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ, g of x हो गया x + 1, तो करण भी हो गया, अर्जुन भी हो गया, मतलब हमारी जिसको डिवाइड करना है वो वाला इक्वेशन भी है, जिससे डिवाइड मतलब डिविडेंड भी है, डिवाइजर भी है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो g of x रहता है उसको हम 0 ले लेते हैं। तो लेट x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 1, इस साइड जाएगा, हो जाएगा -1। सो x इज इक्वल्स टू -1। इसे मैं पुट करूंगा p of x में, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन p of x बच्चों। तो p of x हो जाएगा p of -1। देखो x की जगह पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा p of -1। तो यहाँ पर x की जगह पर -1 रखना है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस, अब ये तो देखो 2 + √2 है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू पुट नहीं होगा, 2 + √2। लेकिन देखो बच्चों उसके सामने x है, तो x की जगह पर वहाँ पे -1 पुट होगा प्लस √2। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक के? देखो x की जगह पर मैंने क्या पुट किया, -1, क्योंकि हमारा जो टर्म आ रहा था g of x से वहाँ पर -1 आ रहा था। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। p of -1 मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ, -1 का क्यूब करेंगे बच्चों, तो -1 का क्यूब होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस साइन है पहले से तो मैंने माइनस दे देता हूँ। -1 का स्क्वायर करते हैं, -1 × -1 प्लस हो जाता है, वो हो जाएगा 1, माइनस साइन है यहाँ पर माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, तो जब ये -1 और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये पूरा टर्म एक साथ में है, बात समझ में आई, ये पूरा टर्म एक साथ में, तो -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, और ये पूरा का पूरा टर्म ब्रैकेट ऐसा कैसा 2 + √2, और बाहर तो √2 पहले से ही था, तो बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। p of -1 मैं देखो ये दोनों माइनस माइनस है, -1 तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये -2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस √2 ठीक है। अब देखो माइनस प्लस है तो कट जाएगा। अब p of -1 बचता है √2 प्लस √2। अब देखो √2 प्लस √2 जैसे x प्लस x 2x हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, that is equals to 2√2. So that is not equals to 0. See, p of -1 is not 0. That means कि जो हमारा x plus 1 है, therefore x plus 1 is a factor या not factor? It is not a factor, क्योंकि 0 आता तो फैक्टर होता। अब 0 नहीं आया बच्चों, तो 0 नहीं आया तो क्या है, फैक्टर नहीं है। क्या है, फैक्टर नहीं है। So therefore
x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये हुआ नॉर्मल, हमारा नॉर्मल मतलब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हमने नहीं किया। इसके बाद हम फैक्टर थ्योरम पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन एक टाइप रह गया था। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग और फिर हम फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो और कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने डाउट्स पूछे थे मुझे, तो ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ, एनसीईआरटी की बात करें हम लोग, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 2.4 उसका थर्ड क्वेश्चन, उसका फोर्थ क्वेश्चन। तो वहां पर आपको दिया गया है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसमें पहले से ही बताया गया है कि इट इज द फैक्टर। तो जब वो फैक्टर होता है बच्चों, इसका मतलब फैक्टर है। क्या कहते थे हम फैक्टर थ्योरम में? इफ x plus a is the x minus a is the factor, then p of a is equals to 0। बच्चों तो p of a 0 हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा जो x - 1 है, तो मुझे x - 1 को फिर से क्या लेना पड़ेगा? लेट x - 1 is equals to 0। जो हमारा डिवाइजर होता है उसको हम 0 लेते हैं हमेशा, याद रखो हम 0 ले रहे हैं, उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? x is equals to 1। क्या बात क्लियर है? इस वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर हम इसको p ऑफ x में पुट करते हैं तो p ऑफ x 0 बनना चाहिए। इसलिए मैं लिखता हूं therefore as x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore p of 1 is equals to 0। p of 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चलो बच्चों मैं p of 1 लिखता हूँ। k एक अलग कांस्टेंट टर्म है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन हम इस पे कर ही चुके हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो k x की जगह पर 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस k। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि आपके 9th क्लास में आपके टीचर्स ये क्वेश्चन देते हैं। फेवरेट क्वेश्चन होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने x की जगह पर 1 पुट कर दिया, अब सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आपने 8th क्लास में सॉल्व की है, इस टाइप की इक्वेशन तो आप 8th में भी सॉल्व करते थे। बच्चे सॉल्व करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो क्या होगा यहाँ पर? k × 1 हो जाएगा k, ये हो जाएगा k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। मैं और नहीं एक्सप्लेन कर रहा, k × 1 स्क्वायर k हो जाएगा, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो k प्लस k क्या होगा बच्चों? k प्लस k हो जाएगा 2k -3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये -3 उस साइड जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/2 बच्चों। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? 2k -3 इज इक्वल टू 0। 3 जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 3/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों देखो यहाँ पर k भी है और 3 भी है, तो 3k सब्सक्राइबर मेरे बनने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो और मेरे सब्सक्राइबर 3k के ऊपर ले जाओ। देखो k है तो अभी तो 1k के लिए मैं कहूँगा कि 1k के ऊपर मेरा टारगेट है, 1k के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर भी आ गया है k का। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड हाँ, आंसर अच्छे लग रहे हैं, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेम 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब मैंने आपसे कहा था फैक्टराइज के 2 तरीके हैं, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा तरीका है बच्चों फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो फैक्टर थ्योरम थोड़ा बड़ा हो जाता है, याद रखना फैक्टर थ्योरम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैं पर्सनली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपको 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है, वहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? 10th क्लास के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको फैक्टर थ्योरम नहीं आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम आता है, आना चाहिए भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बस उसमें तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वो ट्रायल एंड एरर मेथड है
फैक्टर थ्योरम एक ट्रायल एंड एरर, मतलब मैं आंसर डाल रहा हूं, आएगा तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा आंसर आएगा तो सही है, नहीं तो दूसरा आंसर। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक ही शॉट में हमारा आंसर आता है। क्या बात समझ में आई? पक्का? ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, मतलब जो भी हम स्प्लिटिंग करेंगे उसका एडिशन 5 आना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया था, तो जो भी हम इसको स्प्लिट करने वाले तो 5 आना चाहिए, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ पहला। दूसरा क्या कहा था मैंने, जो फर्स्ट हम जो सबसे सामने वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और जो लास्ट कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। तो देखो 6 इंटू, अब देखो साइन, यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि प्लस माइनस की साइन में बहुत झमेला हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो देखो 6 है और यहाँ पर है -6, तो देखो 6 इंटू -6 होता है -36 बच्चों, 6 इंटू 6 -36। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे डिवाइड होगा बच्चों, 36 2 से डिवाइड होता है 1, 8 2 से डिवाइड होगा 9, अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 3। तो देखो बच्चों अब हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना है कि पहला पॉइंट कि इनका मल्टीप्लिकेशन 36 आना चाहिए, वो भी -36 आना चाहिए। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन -36 आना चाहिए और इसका एडिशन 5 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है कि सर मल्टीप्लिकेशन 36 आए और एडिशन 5 आए? तो चलो हम ट्राई करते हैं कि क्या वैसा बन सकता है। तो देखो मेरे पास 2 2 जा 4 बनता है बच्चों, 2 2 जा 4 बनता है और 3 3 जा 9 बनता है। तो देखो बच्चों 9 4 जा 36 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 4 इज 36, लेकिन बच्चों मुझे 36 लाना है कि मुझे -36 लाना है? मुझे लाना है -36, तो मुझे इनमें से किसी टर्म को माइनस लगाना पड़ेगा, मुझे किसी टर्म को माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं अगर -9 लगाता हूँ तो भी ये माइनस बनता है, अगर मैं इसको 9 इंटू -4 लिखता हूँ तो भी ये -36 बनता है। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है बच्चों कि मैं 9 को माइनस लगा सकता हूँ या फिर मैं 4 को माइनस लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर आप क्या सोचोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि देखो सर मेरे पास ये जो 5 है ऊपर का ये प्लस है बच्चों, क्या है ये? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो मैं अगर -9 + 4 लिखता हूँ तो ये तो होता है -5। क्या मेरा आंसर -5 है या मुझे -5 चाहिए? नहीं बच्चों, मुझे चाहिए +5। तो मैं लूंगा 9 - 4 दैट इज 5। तो मेरा स्प्लिटिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिया, स्प्लिटिंग 9 and -4। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक एक स्टेप से आप समझोगे तो आपको पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से समझेगा। पहला क्या किया मैंने कि मेन सेंटर टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को पकड़ लिया, उसको स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट कैसे करना है बच्चों, पहले का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो लास्ट कोएफिशिएंट है 6 and 6 -6, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड उसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मेरा 5 आ जाए। अब देखो यहाँ पर -36 था तो माइनस तो आने ही वाला था, तो 9 में लगाओ या 4 में लगाओ, मैंने बताया 2 ऑप्शन है। उसके बाद मैंने देखा कि 5 प्लस है तो 9 - 4। अब चलो मैं क्वेश्चन में कैसे लिखूंगा, कैसे लिखेंगे बच्चों, 6x² है तो 6x² वैसा का वैसा रहेगा, बस 5x स्प्लिट होगा, 5x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 9x - 4x -6। देखो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सरल तरीके से आंसर बताया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। इतने प्यारे तरीके से बताया है तो प्यार से लाइक भी कर दो बच्चों, वहां पर नीचे में दिख रहा होगा आपको लाइक का बटन। इसके बाद देखो मैं ग्रुपिंग, आपने 8 क्लास में फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग पढ़ा था, तो मैं देखो ये 2 हो गए, ये 2, इन दोनों में से कॉमन टर्म निकालूंगा। देखो बच्चों 6x² + 9x, 6x² + 9x, अगर मैं 6 में और 9 में से कुछ कॉमन निकालूं तो 6 और 9 में कॉमन है 3, क्या कॉमन आता है? 3 कॉमन आता है। तो देखो अगर मैं इसमें कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और देखो 6x² में भी x है और 9x में भी x है, तो मैं x कॉमन निकाल देता हूँ। बचेगा क्या बच्चों, अभी यहाँ पर 3 निकल गया तो 3 2 जा 6 होता है, तो बचेगा 2, और यहाँ पर x है तो बचेगा x।
समझ में आ रहा है? बीच में साइन है प्लस का, प्लस 9x। अब देखो 3 बाहर निकल गया, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। x तो मैंने पहले ही निकाल दिया, तो बचेगा कुछ नहीं यहाँ पर, x नहीं बचेगा। देखो कैसे होता है ये, आप कैसे चेक कर सकते हो? अब मैं इसको उल्टा करके देखो, 3 इंटू 2x, जब मैं ऐसा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर का दोनों को मल्टीप्लाई होता है, पहले टर्म को भी मल्टीप्लाई होता है और दूसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई होता है। तो 3x इंटू 2x 6x² आएगा, 3x इंटू 3 9x आएगा। तो आप ऐसे चेक करो कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। अब देखो दूसरे टर्म में, दोनों में माइनस टर्म सेम दिख रहा है, तो मैं माइनस तो पहला बाहर निकाल देता हूँ, पहला मैंने माइनस निकाल दिया। उसके बाद देखो 4 है और 6 है, दोनों 2 के टेबल में आते तो मैं 2 कॉमन निकालता हूँ बच्चों। अब देखो मैंने तो पहले ही माइनस बाहर निकाल दिया था, तो ये माइनस नहीं आएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 2 निकाला तो 2x बचेगा और यहाँ पर बचेगा। अब देखो माइनस मैंने बाहर निकाला इसलिए यहाँ पर आएगा +3। देखो बड़ा ही आसान तरीका है। इसके बाद देखो ये दोनों कॉमन है, मैं निकाल देता हूँ, 2x + 3 बचेगा 3x - 2। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? बड़ा ही आसान तरीका। मीन्स आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 2x + 3 एंड 3x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6x² + 5x - 6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 4th करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 3x³ है या x² है बच्चों? 3x³ है। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पर x³ आ जाता है वहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व करते। तो ये x³ वाला क्वेश्चन, तो x³ वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है x²। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4th क्वेश्चन में x² वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं एग्जाम्पल 15 बताऊंगा, उसके बाद हम x³ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये x² वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे बच्चों। मैंने देख रहा था मैं कि आप क्या कमेंट में लिखते हो। तो ठीक है, मैंने इसमें 3 मतलब ये 2 ही है, स्क्वायर ही है, तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, सबसे पहला मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -1। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके बारे में क्योंकि जगह कम है। तो -1 को मुझे स्प्लिट करना है। देखो -x का मतलब क्या हुआ, -1, मैं -1 को स्प्लिट करो। और दूसरा फर्स्ट x² का कोएफिशिएंट और लास्ट का टर्म, तो 3 इंटू -4 है बच्चों, -12। मतलब मुझे -12 को -1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अभिषेक सर तो पागल कर रहे हैं हमारा दिमाग को, कैसे बनाएंगे? चलो हम क्या करते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 12 होगा 2 जा 6, 2 जा 3, 3 1 जा। अभी देखो आपको आंसर दिख रहा है। हमने जिनको मल्टीप्लाई किया है बच्चों, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है वही इसके फैक्टर थे एक्चुअली, 3 और -4। अगर मैं देखो ये साइन माइनस है तो मुझे देखो, मैं अगर 3 और 4 है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब मुझे -12 चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट -12 है। देखो प्रोडक्ट 3 इंटू -4 -12 है, तो माइनस के लिए या तो मैं 3 को माइनस लगा सकता हूँ या फिर मैं 4 को माइनस लगा सकता हूँ, -4 इंटू 3। लेकिन हम ये सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं मिडल टर्म से। मिडल टर्म अगर नेगेटिव होगा, देखो मिडल टर्म नेगेटिव है तो बड़े वाले को माइनस लगाना, और अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो छोटे वाले को माइनस लगाना, मतलब 3। तो अब देखो मिडल टर्म हमारा माइनस है तो मैं लगाऊंगा -4 + 3। क्या बात समझ में आई? अगर ये प्लस होता तो मैं 4 - 3 लिखता। क्लियर? तो मेरे टर्म मिल गए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमको हमारे स्प्लिटिंग वाले टर्म मिल गए। अब चलो स्प्लिटिंग टर्म में मैं अपनी वैल्यूज पुट करता हूँ, लेकिन देखो थोड़ा सा ध्यान से कि पहले यहाँ पर 3 है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 3 यूज़ करता हूँ। क्या कहा मैंने कि ये देखो 3 पास में, अगर हम नहीं भी करते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 3x² है तो मैं पहले 3 लिख लेता हूँ, 3x² + 3x, क्योंकि स्प्लिटिंग देखो ये x है, -1x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो +3x है एंड -4x, -4। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों को ग्रुप कर देंगे, ये दोनों को ग्रुप कर देंगे। इसमें से देखो 3x कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकालता हूँ मैं। 3x कॉमन निकालने के बाद देखो पहले टर्म में से 3 भी निकल गया, x भी निकल गया, सिर्फ x बचेगा, x प्लस देखो यहाँ पर 1 बचेगा,
बचेगा 1 क्योंकि 3x तो बाहर निकल गया। अब दूसरे टर्म में से देखो -4 कॉमन निकालता हूँ बच्चों। -4 कॉमन निकालने के बाद माइनस साइन बाहर आ गई तो माइनस अंदर बचेगा नहीं, पूरा प्लस बचेगा, x + 1 हो जाएगा, x + 1। अब देखो x + 1 भाई कॉमन निकाल दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा x + 1 × 3x - 4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जो कि जिसमें आपको फैक्टर थ्योरम पहले यूज करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो। डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं यूज होता वहां पर, तो उसके लिए पहले आपको इसे नोट करना पड़ेगा। नोट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब याद रखो बच्चों, एंड इसको नोट करके हम नेक्स्ट पॉइंट फिर देखते हैं। ओके, तो हमें स्क्वायर वाले क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना आ गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन हमारे पास सिर्फ स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी कभी डिग्री 3 वाले क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना बच्चों, जितना डिग्री उतने सारे रूट्स होते, उतने सारे फैक्टर होते हैं। तो स्क्वायर वाले में डिग्री 2 थी, इसलिए 2 फैक्टर बन रहे थे। अब डिग्री 3 है तो याद रखना 3 टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टर बनेंगे। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो हमारे 2 ही फैक्टर बनते हैं। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे बच्चों। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्या करेंगे हम, इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और जिस वैल्यू पर आंसर 0 आएगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। और उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं, कैसे आता है इसका आंसर। सबसे पहला हमें इसमें पुटिंग करनी है वैल्यू। तो चलो लेट पुट x = 0, ये मेरा p of x हो गया। चलो ये इसको मैं p of x लिख लेता हूँ, ठीक है। पुट x = 0, मतलब ये देखो, अब आप बोलोगे सर ये 0 कहाँ से लाए? तो ये हम जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में अपने मन से वैल्यू पुट करते थे, 0 1 -1 2 3 4। तो ये ट्रायल और एरर है, ध्यान में आ रहा है, ट्रायल और एरर, ठीक है। तो मैं 0 पुट करता हूँ पहले। 0 पुट करने में क्या होगा, p of 0, ये तो 0 हो जाएगा माइनस। अब ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है बच्चों। 23 × 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आने वाला तो ये भी 0 हो गया। 142 × 0, ये भी 0 हो गया। -120, तो ये तो 120 आ रहा है, -120, ये 0 आया क्या? ये 0 नहीं आया, मतलब फैक्टर नहीं है। चलो दूसरा, पुट x = 1, देखो p of 1 x³ का 1³ हो जाएगा, x³ का हो जाएगा 1³, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 23 × 1² तो वो हो जाएगा 23। देखो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन, पुटिंग वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में बताओ सर मुझे पुटिंग नहीं आती, तो मैं पुटिंग वाले क्वेश्चन अलग से फिर से इसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो 23 × 1, यहाँ पे 1 आएगा तो 23 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 142 × 1 फिर से 142 हो जाएगा, -120 बच्चों। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर बड़ा सिंपल है। देखो जो प्लस प्लस है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो 142 + 1 143 हो जाएगा, क्लियर। और देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो 120 + 123 -143, ये हो जाएगा 0 143 बच्चों, 143 नंबर। ओके, सो दिस वन इज 0 मतलब 1, p = 1 इज द फैक्टर, p = 1 = 0 आ गया, मतलब हमारा p of 1 is 0। देयरफॉर क्या करते हैं हम, अगर p of a फैक्टर होता है तो x - a हमारा फैक्टर होता है। अगर p of a 0 आता है, क्या था हमारा फैक्टर थ्योरम, इफ p of a is equals to 0 then x - a is the factor। Here p of 1 is the 0, therefore x - 1 is the factor। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो x - 1 फैक्टर है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x - 1 से डिवाइड होता है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आनी चाहिए 100% इस क्वेश्चन के लिए। ओके, x³ -23x² + 142x - 120। अब एक बात याद रखो बच्चों, हमने यहाँ चेक कर लिया है कि ये x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, या तो आपने यहाँ पर गलती की होगी या तो यहाँ पर गलती की होगी। ध्यान में रखना बच्चों,
इस क्वेश्चन में हम चेक भी कर सकते हैं आंसर, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी है हमारे पास और आंसर भी है। आंसर कैसे आएगा तो हम चेक करेंगे कैसे। यहाँ पर 0 मिला है मतलब x-1 फैक्टर है, और x-1 फैक्टर है मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। चलो सबसे पहले देखो ये x है, यहाँ पर x³ है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा आज। ओके, x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू x², यहाँ पर हो जाएगा x³, और ये देखो -1 इंटू x² हो जाएगा -x²। बच्चों यहाँ पर हम करते हैं माइनस और सिंबल हो जाते हैं चेन, प्लस है ये तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये पहला टर्म तो कट ही जाता है बच्चों। क्लियर। अब देखो -23 है +1 है, ये +1 है, 23 + 1 -23 + 1, -23 + 1 होता है -22, क्योंकि 23 में से 1 चले जाएगा, क्योंकि एक है माइनस एक है प्लस, तो 23 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 22x²। लेकिन बच्चों साइन किसकी आएगी, साइन आएगी बड़े वाले की, बड़ा है अपना -23 तो माइनस लिखेंगे 22। अभी आएगा इसके सामने का टर्म +142x। बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पर है -22x, यहाँ पर है सिर्फ x, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा -22, तो करना ही पड़ेगा, तभी तो 1 इंटू 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का x² भी है तो एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में। अब देखो मैं इसको लिखता हूँ x इंटू -22x, ये हो जाएगा -22 का x²। क्लियर। देन 1, यहाँ पर -1 है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 22 होता है 22x, तो प्लस 22x। इसको हम करेंगे माइनस तो साइन हो जाएंगे माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने डिवीजन मेथड देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे के जाकर वीडियो चेक कर लो, डिवीजन मेथड हम कैसे डिवीजन करते हैं वो मैंने एक एक स्टेप बताया। यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट करें क्योंकि देखो इतना हमने सॉल्व कर लिया पहले, अब ये भी सॉल्व करना है और उसके आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इतना सारा सॉल्व करना है। समझिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये कट जाएगा 142 प्लस, देखो अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो 142 में से 22 जाएंगे तो बचेगा 120x। क्या बचेगा 120x, और ये देखो यहाँ से आएगा नीचे -120। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया इसको। अब देखो यहाँ पर है 120, यहाँ पर है 1 कितने जा 120 होगा, कितने जा 120 जा, ओके 120 जा, so here I will write plus 120, so x into 120 it will be 120x एंड -1 इंटू 120 इज -120। अब यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और हमारा आंसर आएगा 0। क्या बात समझ में आई। तो हमारा आंसर आ रहा है x² -22x प्लस 120। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x³ -20, ये मेरा p of x है, p of x इज इक्वल्स टू x³ -23x प्लस 142x माइनस 120। इसको ही मैंने डिवाइड किया है तो ये डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 इंटू x² -22x प्लस 120। बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो इस फैक्टर में आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जिसकी डिग्री 2 है बच्चों, तो डिग्री 2 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं उसको उस साइड सॉल्व करता हूँ, फिर हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे डायरेक्टली। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से बच्चों कैसे आएगा, x² -22x प्लस 120। देखो बच्चों स्प्लिट किसको करना है, हमें -22 को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, -22 को स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन 22 आए, और हमारा मल्टीप्लिकेशन देखो सामने x² का कोएफिशिएंट देखो 1 और 120 का कोएफिशिएंट है 120, तो 1 इंटू 120 क्या होगा बच्चों 120। देखो यहाँ 1 है यहाँ पे 120, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 120। तो 120 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 ज़ा 60, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 15, 3 ज़ा 5,
5 सा 1। क्या बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है। अब देखो मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन 120 आना चाहिए और प्लस करने के बाद 22 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर माइनस साइन जब दिखता है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक प्लस एक माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर तो प्लस है, ये तो प्लस है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लाएंगे कैसे? तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो मुझे 120 लाना है बच्चों, 120 मतलब मल्टीप्लाई में लाना है, तो जो दोनों टर्म आने वाले दोनों टर्म माइनस लेना पड़ेगा मुझे, दोनों टर्म मुझे माइनस लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे कि 22 आए, 22 आना चाहिए। तो देखो चलो हम स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 3 5 15 हो गया, और 3 5 15, और ये तो 8 होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। चलो अब देखो 2 इंटू 3 6 एंड 4 इंटू 5 20, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसका दूसरा फैक्टर निकालूँ, देखो 5 2 10, 5 2 10 एंड 4 3 12, 12 इंटू 10, क्या 12 10 120 होता है? 12 10 120 होता है बच्चों, और 12 प्लस 10 22 भी होता है। हमको चाहिए 22, लेकिन देखो मल्टीप्लाई प्लस आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन, उनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन माइनस आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों टर्म को -12 ले लूँगा, तो ये हो जाएगा -22। जब दोनों टर्म माइनस होते हैं तो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस आती है। और मल्टीप्लाई में अगर दोनों माइनस हो तो -12 इंटू -10 हो तो क्या आता है, वो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 22 को स्प्लिट करूँगा। देखो इस तरीके से आपको स्प्लिटिंग समझना पड़ेगा, माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर आएगा -12 और -10। तो देखो मैं वहाँ पर स्प्लिट कैसे लिखता हूँ, तो ये देखो 22x था तो -12x और -10x बच्चों, 10x आ गया है, 8x तक लिमिट थी हमारी शायद से, अब तो 10x भी आ गया मेरे पास में। तो 10x लेना है और जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन पर हेडशॉट मारना है। समझ में आ गया? 10x लेकर, तो 10x से फटाफट आप सब्सक्राइब क्लिक करेंगे। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको 12x, तो x स्क्वायर -12x -10x प्लस 120 बच्चों। 10x लग रहा है, जल्दी से निकालो बंदूक और फट से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो। ओके चलो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे, अब हमारा स्प्लिट भी हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। अब हम इसको करेंगे ग्रुप, पहला ये ग्रुप दूसरा ये ग्रुप। क्लियर? पहले वाले में कॉमन निकलता है x, क्या कॉमन निकलता है x, तो मैं इसको x लिख देता हूँ, x -12। दूसरे वाले में देखो बच्चों 10 कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है, 10 कॉमन निकलता है। और 10 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर देखो 10 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे निकालना पड़ेगा -10 कॉमन। क्या निकालूंगा मैं वहाँ पर, -10। देखो -10 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे तो बचेगा x, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल दिया था। लेकिन बच्चों मैंने माइनस बाहर निकाला है, अंदर की साइन चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -12। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो x -12 और x -12 मैं दोनों को कॉमन निकाल सकता हूँ और आंसर आ जाएगा x -12 इंटू x -10। ये हुआ हमारा सिर्फ इस टर्म का फैक्टराइजेशन, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x -1 इंटू x -12 इंटू x -10। तो देखो बच्चों मैंने कहा था, मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था आपसे कि जब पावर 3 होता है तो 3 फैक्टर बनते हैं। हमारे 3 फैक्टर बन गए, लेकिन ये 3 फैक्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टर थ्योरम से 0 निकालना पड़ेगा। उस पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे 0 मिल गए। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाला है। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हमें आगे के स्टेप समझ में आएंगे। जैसे मेरा p = p(1) आ गया, उसमें से ही मुझे मेरा फैक्टर मिल गया जिसे मैंने x -1 लिया, और फैक्टर मिलने के बाद मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और 2 फैक्टर निकाले और टोटल मेरे पास 3 फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर Q वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसी तरीके से आप क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई डाउट होता है, मतलब एक्सरसाइज का आप 5th क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो अभिषेक सर है यहाँ पर, कमेंट में बता देंगे मुझे सर ये नहीं आया है, मैं आपका वो उस क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा। लेकिन और अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ये टॉपिक नहीं समझ में आता, तो सभी बच्चों के साथ शेयर कर दो। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।